नमस्कार बच्चों। हम लोग सारणिक पढ़ रहे थे और सारणिक में पिछले वीडियो में मैंने आपको सारणिकों के गुण बताए थे, जिस पर कि 4.2 एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी किताब की बेस थी। उम्मीद है फिर आपको सॉल्यूशंस भी भेजे थे, कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं आई है। उम्मीद है आपने ये सब कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज यानी 4.3 एक्सरसाइज 4.3 आपकी बेस्ड है सूत्र पर, जिसमें आपके त्रिभुज के का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष आपको दे रखे हों वो निकालना है। जैसे कि कोई त्रिभुज ABC आपको दिया हुआ है और तीनों के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक दिए हैं x1 y1, b के x2 y2, x3 y3 c के हैं, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है यानी निर्देशांक पता है। तो इस त्रिभुज का एरिया सारणिक रूप में यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल का सूत्र है हाफ तीनों के x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, फिर y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, फिर 1 1। इस सूत्र का प्रयोग करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए आपको प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट लेती हूँ। इसमें जो पहला बिंदु A मान लेते हैं वो दे रखा है 1 0, दूसरा बिंदु B दे रखा है 6 0, तीसरा बिंदु C दिया हुआ है 4 3। तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का इस सूत्र से, अगर यही सूत्र हम देखें जो हमने ऊपर लगाया है, तो x1 हुआ 1, x2 हुआ 6, x3 हुआ 4। तो इस तरह से पहली जो आपकी पंक्ति बैठती है वो है आपका 1 6 4, दूसरी पंक्ति 0 0 3 और तीसरी पंक्ति 1 1 1। अब यहाँ चाहो तो आप यहाँ पर 0 बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वैसे भी इसको डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। आप प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। पहली पंक्ति के सापेक्ष अगर हम इसे खोलें तो 1 इंटू 0 -3, -6 इंटू 0 -3 प्लस 4 इंटू 0 -0। तो ये बैठा माइनस का 3 प्लस का 18, 15/2 वर्ग इकाई। जो भी इकाई होगी, क्योंकि इकाई हमें पता नहीं है, तो जो भी इकाई होगी वो वर्ग के रूप में होती है क्षेत्रफल में, इसीलिए इसे वर्ग इकाई भी लिखेंगे। तो इस तरह से इसके 3.2 के सेकंड और थर्ड पार्ट आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है कि जो 3 बिंदु दे रखे हैं वो क्या कोलिनियर हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है, कोलिनियर का मतलब समरेख हैं। समरेख का मतलब एक ही रेखा में। तो 3 बिंदु ABC एक ही रेखा में यदि हैं तो इसका मतलब अगर आप उनका ABC का त्रिभुज का एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, तो उसे शून्य रखोगे। शून्य आएगा, अगर वो शून्य आता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों की तीनों बिंदु समरेख है। इसी तरह से आप इसकी प्रश्न नंबर 3 4 और 5 यानी ये एक्सरसाइज कर लेंगे। ये एक्सरसाइज आपको पूरा सॉल्व फॉर्म में PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करा दी जाएगी। अब हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक्स पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो आता है वो कहलाता है उपसारणिक। इंग्लिश में इसे हम माइनर्स कहते हैं। क्या होता है माइनर?
माइनर होता है किसी सारणिक के किसी भी अवयव, कोई भी अवयव अगर ले लेते हैं आप, मान लीजिए AIJ ले लेते हैं, किसी सारणी के किसी भी अवयव AIJ का उपसारणिक MIJ के नाम से ही जाना जाएगा। और ये MIJ कैसे बनेगा कि जिस पंक्ति में ये वाला अवयव है AIJ, वो पंक्ति हटा दी जाए और वो स्तंभ हटा दिया जाए, यानी IV पंक्ति और जेवा स्तंभ हटाने पर जो हमें सारणिक प्राप्त होगा, सीधी सी बात है, एक पंक्ति हटाई गई, अगर कोई अवयव A है और वो मान लो एक सारणिक A है और वो M/M की है, लेट सपोज, तो AIJ अगर उसका मेंबर है तो M पंक्तियाँ होंगी, M ही स्तंभ होंगे। तब AIJ का उपसारणिक क्या होगा? अगर ये मान लो MIJ हो, ये कोई मेंबर हो, मेंबर क्या, ये इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे सिवाय ith रो और j को हटाकर, तो अब इसमें कुल M-1 रो रह जाएंगी, M-1 कॉलम रह जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक 2x2 का सारणिक लेते हैं। मान लीजिए एक सारणिक है 2x2 की, वन 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो पहला जो उपसारणिक M11 होगा, यानी ये उस अवयव का उपसारणिक है जो पहली रो पहले कॉलम में, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, और पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में जो 1 है, 1 का उपसारणिक हुआ M11। और ये कैसे निकलेगा? पहली रो हटा दी, क्योंकि ये मेंबर 1 का निकाल रहे हैं, अवयव 1 है, तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसे हटाने के बाद आपके पास बचा 4। तो ये जो बचा इसको कहेंगे हम उपसारणिक M11। इसी तरह से M12 यानी 2 का उपसारणिक, तो 2 और इसे हटाने पर हमारे पास बचा 3, M21 बना। सेकेंड रो पहला कॉलम छोड़ते हुए जो बचा, और M22 हुआ आपका दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ते हुए। तो ये आपकी उपसारणिक हुई 2x2 सारणिक। इसी तरह से तो माइनर्स, यानी हम क्या निकाल रहे हैं? उपसारणिक। माइनर कहते हैं इसीलिए इसको हमने कैपिटल M से डिनोट कर दिया। तो कैपिटल M को अगर आप देखेंगे तो ये होगा आपका उपसारणिक के बारे में बात हो रही है। एक 3x3 का लेके देखते हैं। एक आपका उपसारणिक, एक सारणिक A3x3 की है। मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसके मेंबर्स हैं। एक 3x3 की सारणिक है। अब इसमें कितने उपसारणिक बनेंगे? चूँकि इसमें 9 मेंबर हैं तो 9 ही उपसारणिक बनेंगे। तो बनेंगे M11, M12। मान लीजिए M11 पूछा जा रहा है आपसे, तो A11 यानी पहली रो पहली कॉलम दबाने के बाद, तो पहली रो पहला कॉलम दबाने के बाद उपसारणिक बनी A22, A23, A32, A33। ऐसी आप 9 की 9 निकाल सकते हो। मान लो मुझे निकालनी हो यहाँ पर M32 निकालनी है, तो M32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम अगर आप दबा देंगे तो ये बचेगा A11, A13, दूसरा कॉलम का कोई मेंबर नहीं आएगा और तीसरी रो का मेंबर नहीं आएगा, A21, A23।
तो इस तरह से ये आप उपसारणिक बना सकते हैं। यहाँ कुल कितनी उपसारणिक होगी? 9, और हमने यहाँ 2 लिख दी। इसी तरह से आप 9 की 9 लिख सकते हैं। जितनी आपसे पूछी जाएगी उतना आप लिखेंगे। इसके बाद आपका नया शब्द आता है सहखंड। सहखंड, और उसके या फिर इसे हम कई किताबों में ये सहगुणन खंड भी कहा जाता है। सहगुणन खंड। सहगुणन खंड क्या होता है? मैं फिर एक 2x2 की मैट्रिक्स से शुरू करती हूँ। अगर एक 2x2 की डिटरमिनेंट से शुरू करती हूँ, सारणिक से शुरू करती हूँ, A11, A12, A21, A22। तो अभी पीछे वाले मैंने अभी आपको बताया था इसी में वीडियो में पीछे कि इसके 4 उपसारणिक होंगे, M11, M12, M21, M22। अब सहगुणन, जिसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं इंग्लिश में, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स को हम यहाँ 4 आपके अवयव हैं, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, सारणिक है। तो इसमें 4 कोफैक्टर्स होंगे, और वो कोफैक्टर्स होंगे C11, C12, C21, C22। तो C11 हुआ -1 की पावर इन दोनों का योग, यानी 1 + 1, और फिर M11 मैंने निकालना अभी बताया इसी वीडियो में। C21 का मतलब -1 की पावर घात 1 + 2 M12, C21 हुआ -1 की घात 2 + 1 M21। C22 हुआ -1 की घात 2 + 2 M22। तो अगर इसे हम दोबारा से खोलें देखते हैं तो -1 की घात 1 + 1 प्लस हुआ, और M11 हमने बताया था कि पहली रो पहला कॉलम दबाने के बाद आपका आया A22। -1 की घात 2 + 1 बन गया, और जब ये भी एक सारणिक का मान A22 बचा। अगर हम C12 करते हैं तो -1 की घात 3 यानी माइनस रह गया, और M12 होगा पहली रो दूसरे कॉलम को दबाने पर सारणिक A21, तो ये हुआ A21। इसी तरह से C21 -1 की घात 3 यानी माइनस, M21 यानी दूसरी रो पहली कॉलम दबाने पर जो बचा हुआ उपसारणिक -A12, और C22 हुआ आपका -1 की घात 4 यानी +1, M22 हुआ दूसरी रो दूसरा कॉलम दबाने पर A11, तो ये हुआ A11। ऊपर आपका एग्जाम्पल में 3x3 का उपसारणिक है। अगर इस वाले में 3x3 में हम के उपसारणिक निकालते हैं, सेखंड निकालते हैं, तो इसमें C11 होगा। C11 क्या होगा इसका? -1 की घात 1 + 1, और फिर M11 हमने यहाँ निकाल के दिखाया है। और फिर अब इसका अगर हम मान लेंगे, क्योंकि सारणिक का मान होता है A22 × A33 माइनस A23 × A32, यानी इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। तो इस तरह से आप कोई भी सहगुणनखंड निकाल सकते हैं। 3x3 का सारणिक है तो उसके सहखंड जो होंगे कितने होंगे? 9 होंगे, 9 ही उसके उपसारणिक होंगे। इस तरह से आप जो अगली एक्सरसाइज है 4.4 उसके प्रश्नों को करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं हम, फिर करते हैं उसे। इसके बाद नई चीज़ आती है, एक और चीज़ आती है हमारा, पहले इस C11, अगर मैं इसी को पूरा करूं, C12 -1 की घात 1 + 2
और फिर M21 M12 और इसी से C13 निकालेंगे -1 की घात 1 + 3 M13। इसे और एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। इसी तरह से हम 9 की 9 C21 निकल जाएगा, C22 निकल जाएगा, C23 निकल जाएगा, फिर C31 C32 C33। तो ये कहलाते हैं आपके सहखंड या सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर्स। कोफैक्टर C से शुरू होता है, इसीलिए इनके नाम C11 C12 C13 इस तरह से लिया जाता है। अब इन्हीं ये जो अगर मैं 2/2 का सारणिक की बात करूं, इसके ये 4 कोफैक्टर्स थे। पहले अवयव का पहली रो पहले कॉलम की पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का सहखंड C1 होता है। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड C12 होता है। इसी तरह से ये तो अगर इनका सारणिक बना के और फिर इनका परिवर्त ले लूँ तो उसे कहते हैं, और उसका आव्यूह बना दूँ तो वो कहलाता है सहखंडज आव्यूह। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। मतलब मैं पहले वाला एग्जांपल लेती हूँ। ए जैसे हमारा 2/2 का था, मैट्रिक्स था, ये इसके हमने सहखंड निकाले। अब इन सहखंड का अगर मैं आव्यूह बनाती हूँ तो ऐसे की ऐसे ही आव्यूह बन जाता है, और फिर उसका मैं क्या लूँ, ट्रांसपोज लूँ यानी परिवर्त लूँ। तो ये अगर मैं इसको पहले सहखंड ये एक आव्यूह बी बनाती हूँ, बी आव्यूह जो है इस वाले केस में जो बी आव्यूह है वो सहखंडों का आव्यूह है। तो सहखंडों का आव्यूह जो होगा वो होगा यहाँ पर A22 माइनस A21, ये होगा A21 माइनस का A12 सॉरी A22 A21, ये है 12 निकलने का, और ये या यूँ कह लो ये हो गया A11, ये बन के आया। और ये कैसे बना, ये C11 C12 C21 C22, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ये आपका सहखंडों का आव्यूह बना। और जब सहखंड आव्यूह इस B का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ यानी परिवर्त ले लूँ तो ये जो आव्यूह बनेगा कैसे बनेगा, पहली रो पहला कॉलम यानी A22 माइनस A21 माइनस A12 A11। तो ये जो आव्यूह बनकर आएगा इसे हम A का सहखंडज आव्यूह कहेंगे। सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश में इसे एडजॉइंट ए कहते हैं, और ये आव्यूह है। ये क्या है, आव्यूह है। यानी उपसारणिक और सहखंड निकालने पर फिर उनका आव्यूह बनाया जाए और फिर उसका परिवर्त लिया जाए तो वो कहलाता है सहखंडज आव्यूह। अभी और एग्जांपल्स करके दिखाते हैं आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखेंगे आप, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपका। एक आव्यूह है आपका 2/2 का आव्यूह ले रही हूँ, बल्कि एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही लेती हूँ। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक आव्यूह ए मान लिया मैंने, ए है सारणिक है ये आपका 2 - 4 0 3। प्रश्न है इसके माइनर्स निकालने हैं सभी से उसके, और
कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो माइनस का मतलब M11 M12, तो M11 कैसे निकालोगे, और ये छोड़ा रह गया 3, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा रह गया 0, M21 -4, M22 2। कोफैक्टर्स निकालेंगे, C11 यानी सेकंड निकालेंगे, तो -1 की घात 1 + 1 यानी 2 और पहला माइनस उपसारणिक, फिर C12 -1 की घात, तो ये आपका हो गया -1 की घात 2 प्लस यानी 3 रह गया, C12 -1 की घात 1 + 2 और M12 है आपका 0। ये रिज़ल्ट आया आपका 0। फिर हम बात करते हैं C21 का मतलब -1 की घात 2 + 1 और M21 हुआ आपका -4, तो माइनस ये बचा 4। अब आइए C22, तो C22 जो हुआ -1 की घात 2 + 2 और M22 यानी 2, तो ये बैठा आपका 2। तो इस तरह से प्रश्न के अनुसार ये कहलाएंगे, चूँकि सारे निकालने को बोले थे तो ये कहलाएंगे आपके उपसारणिक, ये कहलाएंगे आपके सहगुणनखंड। और ये क्वेश्चन तो किताब के हिसाब से यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन अगर यहीं पर आपसे ए का सहखंडज आव्यूह पूछा जाता तो पहले एक आव्यूह बनाते आप कोफैक्टर्स का, यानी C11 C12 C21 C22 लिखकर, यानी कि C11 की जगह 3, C12 की जगह 0, C21 की जगह 4 और C22 की जगह 2। ये जो बी आव्यूह आया। तो अब अगर आपसे कहा जाए सहखंडज आव्यूह ए, यानी इंग्लिश में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जो बी है, बी का परिवर्त आव्यूह अगर आप निकालेंगे, यानी पहली रो का पहला कॉलम और दूसरी रो बन गया दूसरा कॉलम, तो ये जो आव्यूह बन के आया इसे कहते हैं सहखंडज आव्यूह ए। तो ये 2/2 का था। हालांकि एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन में एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में जब आपसे सहखंडज पूछा जाएगा, और जिसको मैं आपको PDF फॉर्म में भेजूंगी सारे क्वेश्चन, तो ये तरीका है सहखंडज निकालने का 2/2 मैट्रिसेस का। तो आप देख रहे होंगे 2/2 का कैसे कि ये वाली डायगोनल के आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और इस वाले में साइन पलट जाते हैं। चूँकि ये 0 है तो +0 और -0 में फ़र्क नहीं होता, वरना अगर ये कोई और, मान लो ये 1 होता तो यहाँ पर -1 आता। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर होगा। अब मैं आती हूँ 3/3 के मैट्रिक्स पे। तो 4.5 एक्सरसाइज जो होगी वो आपकी इसको तो ये आपकी 4.4 एक्सरसाइज थी। अब इसके बाद 4.5 एक्सरसाइज में आपके सहखंडज आव्यूह निकालने होंगे। एक क्वेश्चन मैं 3/3 का करके दिखाती हूँ आपको। मैं एक्सरसाइज 4.5 का
प्रश्न नंबर 2 ले रही हूँ और आव्यूह दे रखा है, यहाँ आव्यूह दे रखा है आपको 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। एक्सरसाइज 4.5 सहखंडज आव्यूह पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 4.4 आपके उपसारणिक और सहखंड निकाले थे और अब हम आते हैं सहखंडज। हालांकि मैं आपको 4.4 में ही बता चुकी हूँ सहखंडज आव्यूह के बारे में। तो ये आपका ए आव्यूह है 3/3 का, इसका सहखंडज आव्यूह कहते हैं। तो सहखंड आव्यूह के लिए हमें माइनर्स निकालने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ये 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 ही सहखंड बनेंगे। तो -1 की घात 1 + 1 और फिर पहली रो पहली कॉलम छोड़ने के बाद बचा आपके पास 3 5 0 1 और आप इसे हल करेंगे तो -1 की घात 2 तो प्लस हो गया और ये 3 -0 यानी ये बचा 3। आएंगे C12 पर -1 की घात 1 + 2 उपसारणिक, पहली रो दूसरा कॉलम हटाकर ये बना 2 5 -2 1, तो ये हुआ माइनस और ये हुआ 2 + 10, ये हुआ -12। फिर आप आएंगे C12 पर, तो C13 पर -1 की घात 1 + 3 और ये आपका पहली रो तीसरा कॉलम दबाने पर 2 3 -2 0। इसे आप हल करेंगे -1 की घात 4 यानी प्लस हो गया, 2 0 0 -3 × -2 यानी ये रह गया 6। C21 पे आएंगे, C21 -1 की घात 2 + 1, दूसरी रो पहला कॉलम छुपाने पर -1 2 0 1, दूसरी रो पहला कॉलम, ये हुआ आपका माइनस और ये बचा -1 -0, तो ये आपका आया कुल मिला के 1। C22 आपका बैठा दूसरी रो दूसरा कॉलम -1 की घात 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम दबाने पर 1 2 -2 1, तो ये हुआ 1 प्लस -1 की घात 4 यानी पॉजिटिव, 1 माइनस ये तो 1 + 4 यानी बचा 5। इसी तरह से 2 3 -1 की घात 2 + 3, तो ये हुआ आपका दूसरी रो, तीसरा कॉलम दबा दीजिए तो 1 -1 -2 0, माइनस यहाँ है ये 0 और -1 × -2 यानी -2 रह गया, तो ये बन गया कुल मिला के 2। आएंगे C23 पर 31 पर -1 की घात 3 + 1, तीसरी रो पहला कॉलम दबाने पर -1 2 3 5, इसे हल करेंगे -1 की घात 4 प्लस हो गई, ये हुआ -5, इन दोनों का गुणा -6, ये बना -11। C32 आपका -1 की घात 3 + 2 और अब तीसरी रो दूसरा कॉलम दबाना है तो 1 2 2 5, ये माइनस आ रहा है और ये होगा 5 - 4, तो ये बचा आपका -1। एंड द लास्ट C33, ये आपका होगा -1 की घात 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम दबाने पे 1 -1 2 3, तो ये हो गया 3 + 2 यानी 5।
तो अब इन सभी सखंड का एक आव्यूह बना लूँ, बी नाम से एक आव्यूह बना लेते हैं। तो ये हो गया 3 माइनस 12 6, ये हो गया 1 5 2, और ये हो गया आपका -11 -1 5। तो अब कहा जाएगा सहखंडज ए, सहखंडज आव्यूह ए इस बी का परिवर्त होगा, और ये होगा आपका पहली रो का बन गया पहला कॉलम, दूसरी रो का बन गया दूसरा कॉलम यानी स्तंभ, तीसरी पंक्ति का बन गया तीसरा स्तंभ, और इस तरह से सहखंडज आव्यूह आप निकालेंगे। तो इस तरह से मैं 4.4 और 4.5 एक्सरसाइज आपको सेंड कर रही हूँ सॉल्व करके। जिस बच्चे को जो भी समस्या हो वो मेरे अपने नंबर पर क्वेश्चंस पूछ सकता है, और इनके अलावा कहीं और किसी किताब से भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं समस्या आ रही है इसी टॉपिक पर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।